For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो बच्चों, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका और हमारा फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होते हैं, स्ट्रक्चर को लेकर, फंक्शन को लेकर, ये सभी हमें डिस्कस करने हैं। डायग्राम ड्रॉ करना है प्लांट सेल का क्या है, किस तरह से बनाया जाता है, क्या चीज़ें हैं जो प्लांट सेल में है एनिमल सेल में नहीं है, और ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो एनिमल सेल में है पर प्लांट सेल में नहीं है। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि सेल क्या है, किसे कहते हैं सेल। देखिए, सेल को कंसिडर किया जाता है कि वो बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, लेकिन सेल के अंदर जो बायोलॉजिकल कंटेंट मिलता है या ऑर्गेनेली पाई जाती हैं, जिनका अपना हर एक ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, बहुत सारी ऑर्गेनेली हैं, लेकिन ये सभी ऑर्गेनेली जो होती हैं वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती, पर सेल कर सकती है। इसलिए सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ह्यूमन के लिए या प्लांट्स के लिए या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी के लिए सेल को एक बेसिक यूनिट माना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी बन जाता है हमें यह समझना कि भाई प्लांट सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, और इसी तरीके से एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल। तो अभी हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद हम उसके फंक्शंस वगैरह देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, सेल वॉल क्या काम करती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लांट सेल को कई तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर आप इसको डबल लेयर के हिसाब से बनाइएगा, सिंगल लाइनिंग हो उसके अंदर भी ड्रॉ कर लेंगे उसको लास्ट में। देखिए, आप इस तरह की शेप भी बना सकते हैं, आप लगभग रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं उसको, उसमें कोई इशू नहीं है। ये जो डबल लाइनिंग चल रही है, ये जो हमारे पास डबल लाइनिंग है, इसको हम सेल वॉल कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं इसको, सेल वॉल। आप ये सोच रहे होंगे जैसे कि बाहर की तरफ एक लाइन आ रही है, ये सेल वॉल है, अंदर की तरफ जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन है, पर ऐसे नहीं होता। ये जो बीच वाला हिस्सा है, मैं एक लाइन डाल देता हूँ यहाँ पर, ये मिडिल लैमेला वाला पार्ट होता है। क्या होता है ये, मिडिल लैमेला। इसको आपको
जो सेल वॉल दिखाई गई है उसमें फुल्ली दिखाना होगा, फुल्ली कवर करना होता है। ये सेल वॉल जो है उसके दो पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। बीच में यहाँ पर एक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए मिडिल लैमेला होता है जो सपोर्ट देता है सेल वॉल को। ठीक है, जस्ट अंदर आपने क्या करना है, एक फाइन लेयर दिखा देनी है इस तरीके से। इस फाइन लेयर को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इस फाइन लेयर को? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल स्पेशली प्लांट सेल, उसमें न्यूक्लियस आप सेंटर से थोड़ा साइड रखेंगे, सेंट्रली प्लेस नहीं होता है न्यूक्लियस। थोड़ा सा आप इस साइड बना दीजिए। न्यूक्लियस जो आपको यहाँ पर मिलता है वो डबल मेम्ब्रेन वाला होता है। प्लांट सेल या एनिमल सेल जिसमें भी आप बनाएंगे न्यूक्लियस, तो याद रखिएगा डबल मेम्ब्रेनस। इस तरीके से यहाँ पे पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, सेंटर में आपको न्यूक्लियोलस मिलता है, एक कंडेंस पार्ट होता है जिसमें प्रोटीन, आपका कुछ जेनेटिक मटेरियल, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, फैट मॉलिक्यूल्स वगैरह। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। सेंट्रल जो पार्ट है हमारा इसका, न्यूक्लियस का सेंटर पार्ट, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्लियर? ये हमारा होता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहां पर इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, रैंडमली, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है इसका, क्रोमेटिन। क्या दिखाएंगे? क्रोमेटिन। ठीक, अब ये जो इसका बाकी हिस्सा है, ये प्लांट सेल की बात चल रही है, तो आप याद रखिएगा वैक्यूल जो यहां पर बनाते हैं, वैक्यूल का नंबरिंग पहली बात बहुत कम होता है, सिंगल, एक आपको वैक्यूल मिल सकता है या फिर दो वैक्यूल मिल सकते हैं, और बड़े साइज का होता है। देखिए मैं काफी बड़ा उसको दिखा रहा हूं आपको इस तरीके से। ये वैक्यूल की स्ट्रक्चर होती है, काफी बड़े साइज में है। और ये जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके नियर बाय कुछ ऐसे स्टिक पाई जाती हैं। आप 3 या 4 स्टिक बना सकते हैं पैरेलल फॉर्म में। इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये मेम्ब्रेन्स के नाम भी लिख लेते हैं यहां पर। आउटर मोस्ट जो हमारे पास है वो है सेल वॉल। ठीक, जस्ट उसके नीचे जो मैंने आपको बताया था मिडिल सेक्शन में है, तो उसी वजह से उसका नाम रखा हुआ है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला। सबसे अंदर की तरफ इनर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो गैप आपको दिखाई दे रहे हैं ना, देखिए लाइन मैंने कंटिन्यूस नहीं बनाई है, इसको ब्रेक किया हुआ है। तो ये जो गैप आ रहे हैं इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मोडेस्मेटा।
प्लाज्मोडेस्माटा, जहाँ से एक्सचेंज होता है, मटेरियल एक से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो ये सब चीज़ें। ये जो मैंने ऑर्गेनेल दिखाई है इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्लियर। अभी हमें काफ़ी सारी ऑर्गेनेल दिखानी है और याद रखिएगा वो ऑर्गेनेली जो हमारे प्लांट सेल में पाई जाती हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया कि सभी ऑर्गेनेली प्लांट और एनिमल्स में सेम नहीं होती हैं। कुछ ऑर्गेनेली ऐसी भी हैं जो प्लांट्स में नहीं है पर एनिमल्स में पाई जाती हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया सुना है आपने? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? प्लांट में भी मिलता है और आपके एनिमल सेल में मिलता है। इस तरह से आप उसको बना सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक पता ही है आपको, डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये राइबोसोम्स हैं। रेंडमली आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक। एक आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा क्लोरोप्लास्ट, वो डी शेप इन स्ट्रक्चर होता है। ये भी याद रखिएगा डबल लेयर्ड होता है। गोल्जी बॉडी दिखा सकते हैं आप, और यहाँ पर इस तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम अटैच नहीं है। सरफेस जो होती है इसकी स्मूथ होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे राइबोसोम्स हैं। इसको आप डाल दीजिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं इसको, एक RER भी हमें दिखाना है यहाँ पे। इस तरह से जो सरफेस होती है वहाँ पर काफ़ी सारे राइबोसोम अटैच रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? सोचिए। इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने क्यों बोला है? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? राइबोसोम प्रेजेंट है तो आपने RER बोला इसको, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसको? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हुआ? बाकी आप यहाँ पर ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी इसका नाम डालेंगे प्लास्टिड। आप प्लास्टिड ना डालकर ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप क्लोरोप्लास्ट डालेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल के बेसिस पर कहा गया है ये।
क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अब एक बार डिस्कस करते हैं कि हमने क्या नाम लिखे हैं, क्या उनका फंक्शन हो सकता है। अच्छा, एक ये नाम और आप लिखेंगे, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसी से स्टार्ट कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल के लिए। क्या बोलते हैं सेल के लिए, पावर हाउस, ठीक है, क्योंकि यहां पर एनर्जी प्रोडक्शन का काम चलता है, एनर्जी एज ए स्टोर्ड फॉर्म एटीपी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट को भी एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल माना जाता है क्योंकि यहां पर फोटोसिंथेसिस का काम चलता है। आप जानते हैं ना, प्लांट बॉडी में जो ग्रीन पार्ट होता है वहां पर मेसोफिल सेल पाई जाती हैं और मेसोफिल सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेली हैं, ठीक है। उनमें से एक ऑर्गेनेली जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास नंबर आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके आप दो पार्ट्स आपने सुने होंगे, RER और SER। ये जो RER है इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो SER होता है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ क्यों है, क्योंकि यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ क्यों है, क्योंकि यहां पर राइबोसोम इसकी सरफेस पर प्रेजेंट नहीं है। और वैसे भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फ्रीली फॉर्म में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर बाय, ये सेल के पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट रहता है। बाकी काम क्या होता है इसका, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको सॉर्ट आउट करना, डिटॉक्सिफिकेशन के तौर पर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम तो कॉमन है, आपने छोटे क्लास में भी आपके सामने आ रहा है काफी समय से। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड कंटेंट है जो हमारी सेल के अंदर पाया जाता है। क्या होता है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जो एक बेस प्रोवाइड करता है जहां पर सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं सेल की। वैक्यूल, वैक्यूल का फंक्शन होता है प्लांट बॉडी में सेल पर जनरेट होने वाले प्रेशर को रेगुलेट करना, इंटरनल प्रेशर को रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करके चलना, ये फंक्शन होता है वैक्यूल का। क्लियर। बाकी आप इसमें जैसे आपने अदर सेल में भी सुना होगा, अमीबा में जैसे सुना होगा, ये एक्सक्रीशन वगैरह में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या फंक्शन डालेंगे उसको, फंक्शन हर एक ऑर्गेनेली के काफी सारे होते हैं। जो मेन फंक्शन है वो मैं आपको हाईलाइट करा रहा हूँ क्योंकि हमारी बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है ऑर्गेनेलीज पर, जिसमें सभी ऑर्गेनेलीज को स्ट्रक्चर बनाई जाएगी, उसका ओरिजिन बताया जाएगा, किसने उस ऑर्गेनेली के बारे में सबसे पहले बताया और क्या उसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट में देख रहे हैं हम कि क्या काम करता है वैक्यूल, सेल के इंटरनल प्रेशर को मेंटेन करता है। आगे फिर नेक्स्ट नंबर आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आपको मालूम है ये जेनेटिक मटेरियल होता है, हालांकि इसको हम डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल नहीं कह सकते हैं क्योंकि क्रोमेटिन सेल डिवीजन की स्टेजेस के दौरान चेंज होता है क्रोमोसोम में और उसके बाद फिर यहाँ पर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये सब जिक्र आता है, तो आप जेनेटिक कंटेंट कह सकते हैं इसको। न्यूक्लियस हमारी सेल का, हमारी मीन्स प्लांट सेल, क्योंकि अभी इसी का डिस्कशन हो रहा है। तो न्यूक्लियस जो होता है इस सेल का क्या माना जाता है, ब्रेन, ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारी जो सेल है जो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है प्लांट सेल, तो प्लांट सेल का ब्रेन किसको बोलेंगे हम, न्यूक्लियस को, क्योंकि आप ये मानकर चलिए न्यूक्लियस ने जो कह दिया तो सेल ने वो करना ही होगा, ठीक है। ये एक तरह से कमांड मिलती है सेल को कि क्या फंक्शन करना है, क्योंकि न्यूक्लियस ही मेन होता है, ठीक। और ऐसी सेल जिनका न्यूक्लियस नहीं है तो उनकी लाइफ भी ज्यादा समय तक नहीं बनी रहती है। आप समझ गए होंगे मैं किस साइड इशारा कर रहा हूं, आरबीसी का, ठीक है ना। तो सेल का ब्रेन किसको बोलेंगे, सेल को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऑर्गेनेली है, आंसर क्या बताएंगे आप, न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसमें काफी सारी लेबलिंग हो सकती है, मैंने यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत कर दिया उसको। क्रोमेटिन तो आपको मालूम है ही, यहाँ पर एक नाम डाला गया है, देखिए न्यूक्लियर पोर, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना कंटिन्यूअस नहीं होती है, बीच बीच में उसमें गैप होता है, न्यूक्लियर पोर कहते हैं उसको, जिसके जरिए मटेरियल एक्सचेंज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर प्लाज्म होता है ना, वहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है तो उसके बेसिस पर शिफ्टिंग होनी होती है मॉलिक्यूल्स की, तो हो पाती है। न्यूक्लियोलस आपको पता है सेंट्रल कंसंट्रेटेड जोन होता है जिसमें प्रोटीन पार्ट ये सब एक्यूमुलेट रहते हैं, आरएनए पार्ट भी होता है, डीएनए पार्ट भी यहाँ पे शामिल रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, ये एक एनवलप है, डबल लेयर होता है,
जो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस में पाए जाने वाला लिक्विड, उसको बांधे रखता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक वो स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करती है, एक रिजिडिटी देती है, टफनेस देती है, कठोरता देती है। ठीक है। बाकी आप सेल वॉल को नहीं बोलेंगे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये नाम दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन को। प्लांट में क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल भी है बाहर की तरफ, और जस्ट उसके अंदर की तरफ पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। दोनों चीजें होती हैं प्लांट सेल में। ठीक है। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सिंपल एक शेप प्रोवाइड करना, एक टफनेस प्रोवाइड करना। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास नंबर आता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन आपको पता चल गया है, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, बहुत सारे नाम आते हैं इसके लिए। पर ये चीजों को जो लगता है कंफर्टेबल चीजें, जो लगता है कि अच्छी चीजें हैं, हमारी सेल को फायदा दे सकती हैं या प्रोसेस में मदद करेंगे, तो उनको ये आने देती है और बाकी चीजों को रोक देती है। तो चीजों को सेलेक्ट करके आने दे रही है, चीजों को सेलेक्ट करके आने दे रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे इसको? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा का फंक्शन होता है, ये देखिए यहां पर जो गैप आ रहा है ना, इस गैप को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसके जरिए एक सेल का दूसरे सेल से कांटेक्ट बनता है या सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कांटेक्ट बनता है, एक्सचेंज होना होता है, तो इसके जरिए होता है। ठीक। तो अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स का फंक्शन होता है सेल के डिवीजन में हेल्प करना। जब एक सेल डिवाइड होकर दो नई सेल बनती हैं, तो उस समय ये डिवीजन के दौरान मदद करता है कि भाई सेल अच्छे से डिवाइड हो सके, मेम्ब्रेन जो है फ्रैक्शनेट हो सके, दो पार्ट में बढ़ सके। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑर्गेनेल आती है, वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? वेसिकल फॉर्मेशन का होता है, फूड पैकेजिंग का होता है, जो वेस्ट मटेरियल्स को एक ब्लॉक में कन्वर्ट करती है और इस तरीके से वेस्ट को बाहर निकालने में काम आती है। ठीक है। हम रेगुलर इनटेक करते रहते हैं अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, लेकिन हम ये डिस्कस कर रहे हैं प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल में भी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब कच्ची सामग्री पहुंचती है सेल के अंदर, प्रोसेसिंग होती है, फोटोसिंथेसिस चलता है, तो एक फूड तैयार होता है, एक प्रोडक्ट तैयार होता है। लेकिन वेस्ट सभी में तैयार होता है। वेस्ट जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर वो लाइफ प्रोसेस अपना हैंडल कर रहा है, अपनी लिविंग स्टेट को बनाए हुए है, तो रॉ मटेरियल भी ले रहा होगा और वेस्ट भी बन रहा होगा। तो रेगुलर काम करती है गोल्जी बॉडी। इसलिए कई बार बोलती भी होगी शायद कि भाई चलो थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए, है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है इसी वीडियो में? प्लांट सेल के बाद एनिमल सेल। सेम इसी तरीके से, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम एक डायग्राम बनाएंगे, जितना सिंपल हो सकता है, जितनी मैक्सिमम लेबलिंग हो सकती है, और फिर उनके फंक्शंस पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा टारगेट रहेगा डिफरेंशिएट करना, प्लांट सेल में क्या चीजें हैं जो एनिमल में नहीं है, और एनिमल सेल में क्या चीजें जो प्लांट्स में नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल सेल। सबसे पहले हम एनिमल सेल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, लेबल करेंगे उसको, और उसके बाद फिर सभी के फंक्शंस कवर करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास एक आउटलाइन है एनिमल सेल के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें न्यूक्लियस को ड्रॉ करेंगे। एनिमल सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस सेंट्रली लोकलाइज्ड होता है। ठीक है। एनिमल सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है। एनिमल सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सेंट्रली लोकलाइज्ड होता है। देखिए आप उसको कुछ इस तरह से बनाइएगा ताकि सेंटर ही लगे। ठीक है। और डबल लेयर होता है, वो आपको मालूम है ही। ये डबल लेयर स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, और यहां पर आपने इसे बीच बीच में पोर्स होते हैं। लास्ट में इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिएगा। ये आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक थ्रेड होता है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर।
क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। फाइबर्स फॉर्म में इसीलिए कुछ यहाँ पर आपको ऑर्गनली दिखानी होगी, जैसे कि एक आपने जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम्स होते हैं इसके ऊपर, इसीलिए इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये जो यहां पर स्ट्रक्चर है, चलिए लेबल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो यहां पर ऐसे एक कैविटी जनरेट की गई है, इसको बोलते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स। रैंडमली यहां पर आप इसे राइबोसोम्स को दिखा सकते हैं, कहीं कहीं बना दीजिएगा, डायग्राम अच्छा भी लगेगा और एक टेक्निकल डायग्राम भी माना जाएगा इसको कि भाई हाँ लॉजिक है कि किस चीज को कहां पर दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सभी नाम को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेसोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, SER, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और नेक्स्ट हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स। कुछ नाम लेफ्ट साइड में दिखाए गए हैं, लाइसोसोम, RER, न्यूक्लियर पोर, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे यहाँ पर छोटी सी, और वो है हमारी गोल्जी बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट तो खैर सभी ऑर्गनली हैं। कुछ इस तरीके से आप दिखाइएगा वहाँ पे, ये हमारी गोल्जी बॉडी है। इस तरीके से यहाँ पर ये वेसिकल फॉर्मेशन में हेल्प भी करती है। ठीक है, गोल्जी बॉडी। एक आप यहाँ पर सेंट्रियोल और दिखा सकते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल। चलिए डिस्कस करते हैं इन सभी नाम को जो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्या इनके फंक्शन है। सबसे पहले लेते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स एक्सटेंशन में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी, या जब कभी नीड होती है सेल को थोड़ा सा एक्सटेंड होने की, तो उस समय सेल मेम्ब्रेन डैमेज ना हो, तो इस समय पर ये काम आएगा कि एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा। स्लाइटली लेंथ हम यहाँ पर इसकी इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं मीजोसोम्स की वजह से। क्लियर। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो सभी ऑर्गनली को बांधे हुए है, सेल के साइटोप्लाज्म को कंट्रोल किए हुए है, एक शेप प्रोवाइड कर रही है। साथ में इसे सेलेक्टिवली परमेबल कहने का मतलब कि जो भी चीज़ें हमारे काम की होती है उनको अंदर आने देती है, बाकी सबको रोक देती है, इसलिए बोलते हैं इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। SER और RER ये एक ही ऑर्गनली है, लेकिन अगर वहां पर आपने बोला कि भाई राइबोसोम अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर, तो हम बोलेंगे RER। और अगर आपने बोला कि राइबोसोम अटैच नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन मदद करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में हेल्प करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का टूटना। साथ में आप कह सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अलग से क्वेश्चन भी आता है इस पर, कई बार आ चुका है। अब मीनिंग क्या है इसका डिटॉक्सिफिकेशन का, हमारी बॉडी की सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल को सॉर्ट आउट करना, ठिकाने लगाना, खत्म करना, बॉडी से सेल से बाहर निकालना। तो डिटॉक्सिफिकेशन काम कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप उसमें हाईलाइट भी कर सकते हैं
SER को, ठीक है। तो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। प्रोटीन फैक्ट्री बोला है मैंने, ऐसा नहीं कहा आपको कि आपको बाहर से प्रोटीन नहीं लेनी है। बात के अलग अलग मीनिंग है, ये समझिएगा आप चीज़ को। ये प्रोटीन फैक्ट्री है, लेकिन इसको रॉ मटेरियल चाहिए ना, और वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? आप जो प्रोटीन रिच फूड लेते हैं वो प्रोटीन रिच फूड फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है। अभी हमारी लास्ट वीडियो आई भी है डाइजेस्ट सिस्टम में, आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है। और लास्ट में जब अमाइनो एसिड बन जाते हैं तो ये जो रॉ मटेरियल बना है, इस रॉ मटेरियल को फिर सेल अपने हिसाब से अरेंज करती है। तो ये राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोटीन बनती है, लेकिन जो न्यूक्लियस उसे कमांड देता है कि किस टाइप की प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन होती है थाउजेंड्स ऑफ टाइप, हजारों तरह की प्रोटीन होती है। तो जैसी न्यूक्लियस से कमांड आती है उसी तरह की प्रोटीन यहाँ पर बनती है। एक एग्जांपल देखिए, हम सबके पास ये टॉप फ्लोर पर जो प्रोटीन होती है ना, फाइब्रस, जिसको देखकर हम काफ़ी खुश होते हैं। किसी किसी के पास ये प्रोटीन नहीं होती, बहुत दुखी रहता है वो, मतलब हेयर्स की बात की जा रही है। ये अल्फा क्रेटिन है, ये भी एक प्रोटीन के टाइप है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक बेसिक प्लेट, एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है जहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन को हम बोल सकते हैं जो हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में चलती हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? एक प्लेस प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन को। नेक्स्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आपको पता ही है। न्यूक्लियस कहता है जैसा मैंने बोल दिया वैसे ही आपको करना है। हमारी सेल का ब्रेन माना जाता है न्यूक्लियस को। प्लांट में भी सेम काम करता है, वही सेम काम कर रहा है हमारे एनिमल सेल में, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर दिखाया गया क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में। क्रोमेटिन फाइबर डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं है, पर इसमें डीएनए वगैरह आपको पता ही है, और स्टेजेस के हिसाब से जो चेंजेस होते रहते हैं, पहले क्रोमोसोम बनता है, उसके अंदर डीएनए होता है, तब हम उसको बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। बाकी ये जो नाम लिखे गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। आउटलाइन किसको किस नाम से दिखाया जाएगा, क्रोमेटिन क्या होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होता है। ये न्यूक्लियस का एक लिक्विड है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रल पार्ट, वही सेम प्लांट सेल की तरह से। माइक्रोट्यूबुल सेम फंक्शन परफॉर्म करती है जो हमने प्लांट्स में भी सुना है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को प्लांट सेल में नहीं दिखाया जाता है। सेंट्रियोल क्या करते हैं? सीलिया और फ्लैजिला के बेस पर अगर कोई सेल सीलिया फ्लैजिला दिखाती है, जैसे कि स्पर्म सेल, तो उस टेल के बेस पार्ट को बनाते हैं कौन? सेंट्रियोल्स, ठीक है, चाहे वो सीलिया के लिए तैयार करना हो या फ्लैजिला के लिए। नेक्स्ट हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम को भी हम सिर्फ एनिमल सेल में दिखाते हैं, प्लांट सेल में नहीं दिखाते हैं। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग, ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम्स भी देखे जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक नेचर होती है, और जिसका फंक्शन होता है कि जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है जिसके बेसिस पर इसकी कंसंट्रेट फॉर्म देखी जा रही है या ये तैयार हुआ है, क्योंकि गोल्जी बॉडी का इससे कनेक्शन होता है, ठीक है ना, और वो वेसाइकल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये भी वेसाइकल फॉर्म ही है, ठीक है। तो वेस्ट को रिमूव करने में मदद करेगा लाइसोसोम। RER ये आप समझ चुके हैं अभी। न्यूक्लियर पोर, आपको मालूम है न्यूक्लियर पोर क्या होता है? न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है जहाँ से मटेरियल एक्सचेंज हो पाएगा उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेम प्लांट की तरह है, ये पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। गोल्जी बॉडी सेम वही लाइन प्लांट की तरह से कि गोल्जी बॉडी का काम होता है वेसाइकल फॉर्मेशन में और फूड पैकेजिंग में। बाकी ये वेस्ट को रिमूव करने में मदद करती है, जिसका कहना है थोड़ा रेस्ट दो, ठीक है। क्लियर हुआ? ये हमने एनिमल सेल की स्ट्रक्चर कंप्लीट की। अब हमारा लास्ट पार्ट आ रहा है आज की वीडियो का, जो हमारा टारगेट था डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल। इसमें हम कुछ डिफरेंस देखेंगे कि भाई प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हमें डिस्कस करना है डिफरेंस क्या होता है प्लांट और एनिमल सेल में। देखते हैं क्या चीज़ है जो प्लांट और एनिमल सेल में से दोनों में नहीं है, किसी एक में पाई जा रही है तो दूसरे में गायब है, और अगर एनिमल सेल में है सेकेंड नंबर पे तो फर्स्ट वाले में नहीं है। प्लांट और एनिमल, देखिए सबसे पहला नंबर है हमारे पास, नंबर फर्स्ट, साइज ऑफ वैक्यूल।
ठीक है। साइज ऑफ वैक्यूल, प्लांट में वैक्यूल कैसा होता है, डायग्राम सोचिए, ये डिफरेंस आप भी बता सकते हैं, और वो कैसा है, लार्ज इन साइज, तो यहां पर लिख देते हैं लार्ज। एनिमल में कैसा होता है, स्मॉल इन साइज। फर्स्ट नंबर पे हमने यहां पर लाइन डाली है, वो है साइज ऑफ वैक्यूल। तो साइज ऑफ वैक्यूल के आधार पर अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो प्लांट में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है। सेकंड पॉइंट, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्लांट में एब्सेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। नंबर थर्ड, सेल वॉल। नंबर थर्ड, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एनिमल्स में या एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। नंबर फोर पर आप डालेंगे वैक्यूल का नंबरिंग, नंबर ऑफ वैक्यूल, नंबर ऑफ वैक्यूल प्लांट में लेस इन नंबर होते हैं और एनिमल सेल में अगर आप बात करते हैं तो बात आती है मोर इन नंबर। वैक्यूल्स का नंबरिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्लांट में जस्ट उल्टा है, बड़े साइज का होता है और बहुत कम होता है, एक या दो। नंबर 5 आप बोलेंगे प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड को लेकर फिफ्थ डिफरेंस है जो बहुत इजी है। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। आप क्लोरोप्लास्ट लेकर भी बता सकते हैं या डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये हमने मेन डिफरेंस देखे जो हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल को बताते हैं कि हाँ भाई ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है, दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो बात ठीक है ना। आप यहां पर न्यूक्लियस को लेकर भी एक पॉइंट बना सकते हैं, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस में आप जब प्लांट्स की बात आती है तो वहां पर क्या डालेंगे, नॉट इन अ सेंटर, नॉट इन सेंटर, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस में आप बताएंगे नॉट इन सेंटर, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रली लोकलाइज्ड, सेंट्रली लोकलाइज्ड। क्लियर। तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल से डिफरेंस थे और जिसके आधार पर आप प्लांट और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर। तो आज की हमारी वीडियो थी डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन लिया कि सेल किसको बोलते हैं, उसके बाद हमने डिस्कस किया प्लांट सेल की स्ट्रक्चर, देन एनिमल सेल की स्ट्रक्चर, और इन लास्ट डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल में। डिफरेंस करने के लिए तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन ये मेन डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है जो आप सभी को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। थैंक्स बच्चों, आपने हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी आपको डिटेल मटेरियल चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो हम रेगुलर अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं, अपने चैनल को अपडेट कर रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट मिल सके। तो आप हमारी वेबसाइट से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं www.thescienceworld.in। थैंक्स बच्चों।